हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ये आपके सीडीपी के दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है टेलीग्राम, तो इस चैनल का टेलीग्राम बन चुका है। उसका लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ ही साथ कॉमेंट सेशन में पिन कर दूंगी। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सीटेट से रिलेटेड या फिर अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट हो यहाँ पर दे दिया जाएगा और चैनल पर वीडियो कब अपलोड हो रही है उसका लिंक भी वहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लूम्स कौन थे जिन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिया है। ठीक है, तो देखिए ब्लूम जो है, इनका पूरा नाम क्या है? बेंजामिन ब्लूम है। कभी कभी एग्जाम में आता है भी क्वेश्चन कि ब्लूम का पूरा नाम क्या था, तो बेंजामिन ब्लूम है, या फिर क्वेश्चन में बेंजामिन ब्लूम करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम है और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, जैसे कि आप याद कर सकते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी, इकोनॉमी आ रहा है वर्ड, तो आप याद करते सबसे ज्यादा इकोनॉमी में कौन सा देश आगे है? तो याद आपको मालूम हुआ कि वो है अमेरिका। तो ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। ठीक है, इनका पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम है। ये देखिए, इन्होंने 1956 में अपने दो सहयोगी, याद रखिएगा, अपने दो सहयोगी के साथ मिलकर इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया। ठीक है, तो देखिए जब ये दोनों दो सहयोगियों के साथ मिलकर दिया, यानी कि दो सहयोगियों ने भी अपना इसमें हाथ लगाया, भाई कुछ तो किया होगा, तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इनसे ही आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी से, तो इन्होंने दिया। पर देखिए इन्होंने 1956 में दिया था, लेकिन इसका रिविजन कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। ठीक है, इसको मैं बता दी, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता कब रिविजन हुआ, लेकिन याद रखिएगा इन्होंने 1956 में दिया, लेकिन 2001 में इसका रिवीजन किया गया। ठीक है, इन्होंने देखिए, इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या किया? वर्गीकरण किया था। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, देखिए टेक्सोनॉमी का मतलब ही क्या होता है? टेक्सोनॉमी का मतलब ही होता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम किसका, तो यहाँ पर मैंने लिखा है लर्निंग का। लर्निंग यानी क्या होता है? अधिगम। अधिगम का क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी वर्गीकरण किया गया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो इसलिए इसका हेडिंग क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए ब्लूम ने क्या बताया कि ब्लूम ने बताया कि सीखना एक क्षेत्र में नहीं होता। ठीक है, क्या आपको भी मालूम है? क्या सिर्फ आप एक ही क्षेत्र में सीखते जा रहे हैं? क्या अलग अलग क्षेत्रों में आप नहीं सीख रहे हैं? जैसे कि मान लेते हैं सिर्फ आप पढ़ना ही सीख रहे हैं, क्या पढ़ने के अलावा और भी चीजें आप अपने जीवन में सीखे हैं या सीख रहे हैं? तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि हम और भी चीजें सीख रहे हैं। सिर्फ किसी को पढ़ना ही नहीं आता, डांस करेगा, गाना गाएगा, वो अच्छे पोएट्री लिखेगा, उसका जो लैंग्वेज, वो अपने लैंग्वेज स्किल को भी बढ़ाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीखना सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं होता, सीखना आपका बहुत अलग अलग क्षेत्रों में होता है और इसी को क्या कहा गया? डोमेन ऑफ लर्निंग। डोमेन्स ऑफ लर्निंग, डोमेन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है, और लर्निंग हुआ आपका सीखना, अधिगम हुआ। ठीक है, हम अलग अलग क्षेत्रों में सीखते हैं। ठीक है, इन्होंने किसने कहा? ये आपका ब्लूम ने कहा है। ठीक है, इन्होंने ब्लूम ने कहा कि ब्लूम ने बताया कि सीखना एक क्षेत्र में नहीं होता, सीखना अलग अलग क्षेत्रों में होता है और इसी को कहा गया डोमेन ऑफ लर्निंग। ठीक है, और डोमेन ऑफ लर्निंग को यहाँ 3 पार्ट में बांटा गया है। यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन कौन है? वो है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, अब बस देखिए, यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष को हम क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। भावात्मक पक्ष को अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं और क्रियात्मक पक्ष को साइकोमोटर डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी वाले वर्ड भी याद करने होंगे। देखिए इंग्लिश का जो वर्ड है वो काफी, मतलब जैसे कि ये आप याद रखिए, इंग्लिश वाले वर्ड पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, बिना समझे आपको समझिए कि मान लेते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञान आपको कहाँ होता है? ज्ञान आपका कहाँ होता है? ब्रेन में। बुद्धि यहाँ होता है, बुद्धि का है आपका हेड में। तो जाहिर सी बात है ज्ञानात्मक पक्ष आपके हेड से रिलेटेड है, आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपके ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा कॉग्निशन कहाँ है? संज्ञानात्मक पक्ष क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष का है या ब्रेन में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भावात्मक पक्ष। भावात्मक देखिए, भाव विभर होकर किसी के बारे में बोल रहा है, यानी कि भाव विभर हो गया, अंदर से क्या होगा? बच्चा इमोशन होगा। और इमोशन कहाँ से होता है? आपका इमोशनल जो आपका चीज है, आपके बॉडी में कौन सा पार्ट जो होता है ज्यादा इमोशन होता है? तो वो है आपका हार्ट, आपका हृदय। हृदय जब देखे प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, रोने लगता है, आपको दर्द भी हृदय में महसूस होगा। आपको किसी का दुख देखकर पीड़ा होगा, आपको हृदय से होगा। किसी की खुशी देखकर खुशी होगी, आपको हृदय से होगा। यानी कि क्या है, जो भावात्मक पक्ष है वो आपका किससे रिलेटेड है? हार्ट से, हृदय से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष क्या है? देखिए,
अगर कोई पूछता है कि हमारी ज्ञान इंद्रिया हमारी इंद्रिया कितनी है, तो आप कहेंगे हमारी इंद्रिया 10 है। अब 5 आपकी ज्ञान इंद्रिया हो गई, 5 आपकी कर्म इंद्रिया हो गई। कर्म इंद्रिया मतलब जिससे आप कार्य क्रिया करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष हो गया, साइको मोटर हो गया। देखिए मोटर लग गया, यानी कि जाहिर सी बात है यह हमारे बॉडी के शारीरिक हलचल के बारे में इसमें बात किया गया है। तो हम इन तीनों चीजों को मतलब इन तीनों चीजों के बारे में क्षेत्रों में सीखते जाते हैं। ठीक है, आप अपने दिमाग को लेकर भी सीखते हैं, दिमाग से जो चीज करते हैं उस क्षेत्र में आप सीखते हैं। आप अपने हृदय से जो चीज करते हैं उस क्षेत्र के बारे में भी सीखते हैं। आप अपने हाथ पैर यानी कि शरीर के सभी पार्ट का जो यूज करते हैं उन चीजों के बारे में भी आप सीखते हैं। ठीक है, तो समझ गए। ब्लूम ने तीन डोमेन ऑफ लर्निंग को 3 भागों में बांटा है। कौन? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि 3 तरह के एज 3 तरह के हैं। आपके हैंड हो गया, हेड हो गया और हार्ट हो गया। ठीक है, लर्निंग के लिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। लर्निंग तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब ये तीनों एज आपस में जुड़े हो। ठीक है, हेड, हार्ट और हैंड ये तीनों आपस में जुड़े हो तो लर्निंग आपकी बहुत इफेक्टिव मानी जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में। यहाँ पर भी 6 डोमेन होता है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष को 6 डोमेन में बांटा गया, 6 सब डोमेन में। भावात्मक पक्ष को 5 सब डोमेन में बांटा गया और क्रियात्मक पक्ष को 6 सब डोमेन में बांटा गया। लेकिन देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञानात्मक पक्ष से पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष के सब डोमेन से। भावात्मक पक्ष के सब डोमेन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्रियात्मक पक्ष के सब डोमेन से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सिर्फ आपके पूछे गए हैं ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्ञानात्मक पक्ष के सब डोमेन से क्वेश्चन पूछे गए। इन दोनों से नहीं पूछे गए तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। अब हम पहला को लेकर चलते हैं ज्ञानात्मक पक्ष को, यानी इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। इसे देखिए ज्ञानात्मक पक्ष बोलेंगे या फिर संज्ञानात्मक पक्ष भी बोलेंगे। ठीक है, दोनों को याद रखिए, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक। अब देखिए हिंदी में बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं तो इसे आप इंग्लिश में याद रखिए चुपचाप, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये ब्लूम के साथ साथ उनके 2 सहयोगियों ने भी मिलकर दिया है। तो उनके 2 सहयोगी एक भावनात्मक पक्ष को दिए, एक क्रियात्मक पक्ष को दिए। लेकिन सबसे ज्यादा आपका ब्लूम के बारे में पूछा जाता है तो ब्लूम आपका कौन सा है? ज्ञानात्मक पक्ष को दिए हैं, संज्ञानात्मक पक्ष को दिए हैं। ब्लूम को हम इसी पक्ष के लिए जानते हैं। ठीक है, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये टॉपिक आपका VVI है ये वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक संज्ञानात्मक पक्ष, ये आपके किससे जुड़ा है? ये आपके हेड से जुड़ा है। कॉग्निशन हमारा ब्रेन से जुड़ा है, आपका हेड। हमारा ब्रेन कहाँ है? हमारे हेड में है। ठीक है, यहाँ को खोपड़ी कपाल में है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ब्लूम को कॉग्निटिव डोमेन के लिए ही जाना जाता है। ब्लूम को ये ब्लूम टेक्सोनॉमी में ब्लूम को किसके लिए जाना जाता है? तो कॉग्निटिव डोमेन ज्ञानात्मक पक्ष के लिए, भावनात्मक पक्ष के लिए, ज्ञानात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि कॉग्निटिव वर्ड हमारे ब्रेन से जुड़ा है। ठीक है, कॉग्निशन किससे जुड़ा है? हमारे ब्रेन से जुड़ा है। और हमारे ब्रेन में होने वाले जितने भी प्रोसेस है, हमारे ब्रेन में होने वाले जितने भी प्रोसेस, यानी कि हम ब्रेन से क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले हम अपने ब्रेन से क्या करेंगे? सोचते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, याद रखते हैं। ये सभी चीजें क्या करते हैं? हम तर्क करते हैं, डिबेट करते हैं, तो हम अपना ब्रेन का यूज करते हैं, यानी कि अपने दिमाग का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि सोचते हैं, कोई कहता है ना कि दिमाग लगाकर सोचो ये कैसे होगा, यानी कि दिमाग में है। ठीक है, समझो, दिमाग लगाकर कोई चीज को समझो यार, तुम गजब समझते हो, तो ये क्या है? अपना दिमाग लगाकर हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, देखो दिमाग में ऐसे लोग बोलते हैं ना, कोई क्वेश्चन अचानक पूछ देगा तो क्या बोलते हैं? दिमाग में है लेकिन मेरे मुंह में नहीं है, समझ में नहीं, मतलब दिमाग में है लेकिन ये क्वेश्चन किसका आंसर ये होगा, लेकिन मेरे मुंह पर नहीं, जबान पर नहीं याद आ रहा है किसका आंसर क्या होगा। यानी कि याद करना, हम याद भी करते हैं अपने दिमाग से। ठीक है, याद रखना, कोई चीज को अपने दिमाग में याद करते हैं ना, तुम मेरे दिल और दिमाग दोनों में बसे हो, यानी कि क्या होता है? आपके दिमाग में भी वो चीज याद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अपने ब्रेन में होने वाले जितने भी प्रोसेस है, जैसे कि किसी सोचते हैं, समझना, याद करना और याद रखना, ये सभी क्या है? कॉग्निटिव डोमेन से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके संज्ञानात्मक पक्ष आपके ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। देखिए अब ब्लूम ने क्या किया? ब्लूम ने ये भी बताया कि कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत 6 सब डोमेन आते हैं। ठीक है, और 6 सब डोमेन को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक आपका हायर लेवल, एक आपका लोअर लेवल। ठीक है, एक लो और एक हाई। तो हमें डोमेन ने बताया कि हमें हमेशा लो से हाई की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, लो से हाई की तरफ, याद रखिएगा, लो से हाई की तरफ जाना है। ठीक है, ये आपके किसने बनाया? ब्लूम ने। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ब्लूम टेक्सोनॉमी ने जो दिया गया है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, इसमें जो ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष पर ज्यादा जोर दिया है, इन्होंने 6 सब डोमेन बताया। तो हम जानेंगे कि इसके बारे में कि 6 सब डोमेन कौन कौन होते हैं, और ये भी आपका VVI है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इसके 6 सब डोमेन को देखते हैं।
चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव डोमेन को, जिसे बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने बताया कि कॉग्निटिव डोमेन में आपके 6 सब डोमेन होते हैं। कितने डोमेन होते हैं? तो 6 सब डोमेन होते हैं, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 6 सब डोमेन को लिखा है, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके 6 सब डोमेन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हमने क्या बताया था कि ये आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 ईस्वी में आया था, लेकिन इसे कब किया गया? 2001 में इसे रिवाइज किया गया। ठीक है, तो हम पहले रिवाइज वाला को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर 6 सब डोमेन कौन है। इसे हमने क्या बताया था कि आपको लो से हाई जाना है, यानी कि नीचे से ऊपर जाना था। ठीक है, लो से हाई, तो लो आपका कौन है? ये 1 नंबर। यहाँ भी आपका वही चीज है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यानी कि 6 सब डोमेन है। ठीक है, और हमें क्या है? लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाना है। ठीक है, तो देखिए पहला लेवल का क्या नाम था? नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या होता है? ज्ञान। अब बताइए, ज्ञान तो सबके पास है, कोई उस चीज को, ज्ञान को क्या कर रहा है? रिमेंबर, यानी कि बिना समझे उसे रट्टा मार ले रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया? 1956 में इसे पहला में क्या डाला गया था? नॉलेज, यानी कि ज्ञान। और ज्ञान को सबसे निचली लेवल पर रखा गया है, क्योंकि देखिए ज्ञान तो भाई जानवरों में भी है। जो आपका डॉग है उसमें भी तो भाई ज्ञान है, तभी तो डॉग को हम बड़े बड़े चीजों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? नॉलेज। नॉलेज आपका सबके पास है, सभी के पास नॉलेज है, दिमाग है। ठीक है, अब दिमाग का कौन यूज कर रहा है उसके आधार पर यहाँ पर समझेंगे। तो नॉलेज आपका सबसे निचला लेवल हो गया। नॉलेज हो गया, बिना समझे कोई भी चीज लोग क्या कर लेते हैं? रिमेंबर, याद कर लेते हैं। तो रिमेंबर भी क्या हो गया? सबसे लो लेवल हो गया। तो यहाँ नॉलेज को क्या कर दिया गया? रिमेंबर। आप ज्ञान को क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया? 1956 में आया था, नॉलेज को क्या कर दिया गया? रिमेंबर कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास ज्ञान है, आपने बिना समझे उसे रट्टा मार लिया, लेकिन आपसे थोड़ा ऊंचा तो वो होगा जो उस ज्ञान को क्या कर रहा है? अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन को हमने क्या लिखा है? बोध। ठीक है, अब जिस ज्ञान को, इस ज्ञान का बोध जिसके पास है, वो क्या कर रहा है? उस चीज को क्या कर ले रहा है? अंडरस्टैंड कर ले रहा है। तो कॉम्प्रहेंशन को क्या कर दिया गया? दूसरा में अंडरस्टैंड कर दिया। ठीक है, देखिए पहला में क्या किया है? सबके पास नॉलेज है, और नॉलेज को बिना समझे लोग क्या कर ले रहे हैं? याद कर रहे हैं, रिमेंबर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों निचला स्तर हो गया। इसके बाद देखिए अब उस नॉलेज का जिन्होंने बोध किया है, अब बोध करने के बाद उस नॉलेज को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो कॉम्प्रहेंशन को क्या कर लिया गया? अंडरस्टैंड। अब आपको आपने नॉलेज को समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप क्या करेंगे? आपने मान लेते आपको नॉलेज मिला, आपने उसे अंडरस्टैंड किया, आपने उसे समझ लिया, तो अब आप क्या करेंगे? उसका हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। तो आप अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया? एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? जो चीजें, जो ज्ञान आपको मिला, आपने उसे अंडरस्टैंड किया। आप अंडरस्टैंड को क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंड करके, समझ के आप उसे दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब देखिए इससे थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, तो आपका आ गया एनालिसिस। एनालिसिस को क्या कर दिया गया? एनालाइज कर दिया। यही चीज भी यही है, एनालिसिस को एनालाइज। अब समझिए कि एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए आपके पास बहुत बड़े बड़े सिचुएशन होते हैं, बहुत बड़े बड़े सिचुएशन आपको फेस करने होते हैं। आप क्या करेंगे कि उन सारे सिचुएशन को आप क्या करेंगे? एक ही बार समझने के लिए कूद नहीं जाएंगे बीच में। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको रोटी खाना है। ठीक है, आपको गरम रोटी मम्मी ने दिया, अब क्या करेंगे? आपकी रोटी के बीच में उंगली लगा देंगे तो भाप से हाथ जल जाएगा। तो आपको क्या करना है? किनारे से खाते जाना है, क्योंकि आप एनालाइज करें, आप उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं खाने के लिए, यानी कि जो रोटी जो खाने का आपका प्रॉब्लम है उसे आप साइड से किनारे किनारे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। तो यही क्या है? एनालिसिस क्या है? एनालिसिस मतलब एनालाइज क्या है कि आप किसी बड़े सिचुएशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझ रहे हैं, तो वो क्या हुआ? एनालिसिस हुआ। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एनालिसिस क्या है, तो याद रखिएगा कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ी सिचुएशन को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझ रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उस चीज को सॉल्व कर रहे हैं सिचुएशन को, तो वो आप क्या कर रहे हैं? उस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ गए एनालिसिस। अब देखिए यहीं पर दो चीजों को क्या कर दिया है? उलट पलट कर दिया गया है। यहाँ पर दिया है सिंथेसिस और यहाँ पर दिया एवोल्यूशन। ठीक है, अब इसी को चेंज कर दिया, यहाँ आ गया है आपका एवोल्यूशन, मतलब एक नीचे आ गया, और सिंथेसिस को ही नया वर्ड किया गया क्रिएट। ठीक है, सिंथेसिस का नया वर्ड क्या कर दिया गया? क्रिएट। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं इवोल्यूशन। इवोलेट मतलब क्या होता है? इवोलेट मतलब क्या होता है? आप दो चीजों में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दो चीजों को आप जांच कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, कौन सबसे अच्छा है, कौन अच्छा है, कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे बेस्ट है। ठीक है, कौन बेस्ट में बेस्ट है, इसको क्या बोलते हैं? एवोलेट, यानी कि एवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन में जांच किया जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पर जांच कर लिया। अब क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। यही वाला चीज क्या गया? सिंथेसिस को एक नया वर्ड दिया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिएट।
क्रिएट मतलब क्या होता है, कोई नई चीज का निर्माण करना, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं आपने अलग अलग क्षेत्रों में आपको नॉलेज मिला है, अब आप सबसे हाईएस्ट लेवल पर हैं, उन सभी अलग अलग क्षेत्रों के नॉलेज को क्या कर रहे हैं, एक साथ मिला रहे हैं, और मिलाने के बाद सिंथेसिस, देखिए सिंथेसिस का मतलब जानते हैं क्या होता है, देखिए एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस में आप सभी सिचुएशन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके सॉल्व करेंगे, और सिंथेसिस में क्या होता है, उन जितने छोटे छोटे टुकड़ों को, सिचुएशन को आपने सॉल्व किया, उन सबको फिर आप एक में मिला देंगे, तो उसको क्या होता है, सिंथेसिस होता है। और सिंथेसिस को एक नया वर्ड दिया गया क्रिएट, जो अब सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपको अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी नॉलेज मिले हैं, आपने उसको क्या किया, सभी नॉलेज को एक जगह इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उस नॉलेज का यूज करके आपने कोई नई चीज का निर्माण कर दिया, तो वो क्या किया, आपने क्रिएट किया, ठीक है। तो देखिए यही है ब्लूम टेक्सोनोमी, जो कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब डोमेन है। यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए नॉलेज को सबसे लोवेस्ट लेवल क्यों माना गया है, क्योंकि ये सबके पास होता है नॉलेज, दिमाग भाई बुद्धि सबके पास होता है, ज्ञान सबके पास होता है। अब आप ज्ञान के, उस ज्ञान के लेकर आप कोई नई चीजों का निर्माण कर दे रहे हैं, सिंथेसिस कर दे रहे हैं, तो नई चीजों का निर्माण आप कर रहे हैं, यानी कि अपने ही ज्ञान का यूज करके आप कोई नई चीजें बना दे रहे हैं, जाकि दुनिया में आपका नाम हो गया है, तो वो आपका भाई हाईएस्ट लेवल पर आएगा कि भाई ये अपने बुद्धि के, देखो बुद्धि का यूज करके कितना अच्छी चीज बना दिया, तो क्या होगा, सिंथेसिस यानी कि क्रिएट क्या होगा, ये आपका हाईएस्ट लेवल हो गया है, ठीक है। तो यही आपको समझना है कि देखिए सिंथेसिस को क्या कर दिया गया, एक नया वर्ड यहाँ क्रिएट कर दिया गया, और एवोल्यूशन को थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर एवलेट कर दिया, ठीक है। तो अभी आप इसको याद रखिएगा दोनों को, ठीक है। देखिए नॉलेज, एक बार फिर से इसको कर देते हैं। देखिए ज्ञान सबके पास होता है, कोई सभी लोग क्या करते हैं, बिना समझे उसको रिमेम्बर कर लेते हैं, उस ज्ञान को याद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग क्या होता है, ज्ञान से थोड़ा ऊपर जाएंगे, कॉम्प्रहेंशन, यानी कि कॉम्प्रहेंशन का हिंदी क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, बोध, बोध, हमें उस ज्ञान का बोध है, यानी कि हम उस ज्ञान को क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर लिए, समझ लिए हैं। तो अंडरस्टैंड हो गया दूसरा लेवल पर, दूसरा को क्या कर दिया गया, इसको अंडरस्टैंड कर दिया गया है। फिर क्या हुआ, हमने जो ज्ञान को समझा है उसे हम क्या करेंगे, डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं आपके पास ज्ञान है कि हमें सीटेट का आपका नोटिफिकेशन आ गया है, भाई एग्जाम का फॉर्म भरा है, आपके पास सबके सबको मिल गया ज्ञान कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म क्या हुआ, शुरू हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप समझ रहे हैं कि भाई हमें सीटेट पास करना है, कोई उस ज्ञान का अप्लाई किया, अब क्या किया, उसको अंडरस्टैंड करे कि हमें सीटेट पास करना है, अब क्या हुआ, उसको समझ लिया, अब पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप अपने दैनिक जीवन में आप इसे अप्लाई करना शुरू कर दिए इस पर, सीटेट पर, ठीक है। आप क्या करेंगे, सीटेट में जो भी आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, कैसे पढ़े, क्या करें, कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उन सभी सीटेट को, सीटेट जैसे कि मान लेते हैं सीटेट एक बड़ा क्या हो गया, सिचुएशन हो गया, आपके सामने प्रॉब्लम हो गई, आप क्या करेंगे, सीटेट के आप एनालिसिस करेंगे, सीटेट को टुकड़ों में तोड़ेंगे, यानी कि सीटेट में जितने सब्जेक्ट आ रहे हैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ तोड़ के आप क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान करना शुरू कर दिए, यानी कि एनालिसिस करना शुरू कर दिए, ठीक है। फिर आप क्या करें, मूल्यांकन कर रहे हैं, जांच रहे हैं कि हमें किस चैनल से सबसे अच्छा पढ़ना है, कौन सबसे बेस्ट पढ़ाता है, कौन चीजें अच्छा, मेरा सब्जेक्ट में कौन सबसे अच्छा बेस्ट सब्जेक्ट है जिस पर हमें टाइम कम देना है, कौन मेरा वीक सब्जेक्ट है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट में कंपेयर करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, कंपेयर करने के बाद अब मैंने यहाँ पर क्या बताया, सिंथेसिस यानी कि क्रिएट कर, अब आप जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको क्या कर रहे हैं, एक जगह फिर से जोड़ रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि अब जिन जिन टुकड़ों में तोड़कर प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, उन सभी टुकड़ों को समेट रहे हैं एक जगह, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट आपने अलग अलग तोड़कर पढ़ा है, आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन सभी टुकड़ों को एक जगह समेट ले रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और क्रिएट मतलब नई चीज का निर्माण कर दिए, आप सीटेट पास हो गए, ठीक है। तो यही है आपका कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब डोमेन, ठीक है। पहला क्या है, इसमें देखिए 1956 में पहला है नॉलेज, नॉलेज को चेंज किया गया 2001 में, रिमेम्बर कर दिया गया, कॉम्प्रहेंशन इसको क्या कर दिया, अंडरस्टैंड कर दिया गया, अप्लाई इसको आपने प्रयोग करिए, अप्लाई को, एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया गया, एनालिसिस को एनालाइज कर दिया गया, और इवलेट को यहाँ पर इवलेट कर दिया गया, और सिंथेसिस को एक नया वर्ड क्या कर दिया गया, क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर लो कौन होता है, तो ये याद रखिएगा कि ये इतना है आपका लोवेस्ट लेवल है, और ये है आपका हाईएस्ट लेवल, ठीक है। मान लेते किसी को ज्ञान है, उसको समझा और दैनिक जीवन में अप्लाई करके छोड़ दिया, ठीक है, कोई इतना ही तक रह गया। अब कोई क्या करेगा, उसके सामने जो सिचुएशन आ रही है अप्लाई करने के बाद, तो उसको सिचुएशन को टुकड़ों में तोड़ रहा है, फिर उन टुकड़ों को समेट रहा है, उसमें क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, फिर उसमें नई चीजों का निर्माण कर रहा है। तो ये भाई जिसका दिमाग हाईएस्ट लेवल तक चलता है वो इन चीजों को करना शुरू कर देगा, ठीक है, और जिसका लोएस्ट लेवल पर ही रह जाता है वो इतना ही तक सिमट कर रह जा रहा है। तो ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन को कहा कि हमें लोवेस्ट से क्या जाना है, हाईएस्ट जाना है, यानी कि हमें इन चीजों को करते हुए भी यहाँ तक पहुंचना है। तो यही है ब्लूम टेक्सोनोमी। अब इसी पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तक समझ में है।
आपका लोएस्ट लेवल क्या हो गया, नॉलेज हो गया, और हाईएस्ट लेवल सिंथेसिस यानी कि क्रिएट करना हो गया। अब ये वाला अगर देखिए इससे क्वेश्चन आ रहा है तो क्रिएट आपका ऊपर हो जाएगा, इससे क्वेश्चन आ रहा है तो एवोल्यूशन आपका ऊपर हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया दोनों में, दोनों को फिगर बनाकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका 1956 का कि पहला आपका ज्ञान हो जाएगा, फिर ज्ञान का आपने बोध किया, यानी कि उसके भाई जो आपको ज्ञान मिला उसको बोध किया, आपने समझा, अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसे अनुप्रयोग करें, अपने दैनिक जीवन में उसका अप्लाई कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि जो भी आपके सामने बड़ी बड़ी समस्या आ रही है अप्लाई करने में, तो आप उन समस्याओं को टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। फिर आपने टुकड़ों में तोड़ लिया तो उन सभी टुकड़ों को अब आप समेट रहे हैं, क्योंकि आपका सिचुएशन, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, तो उन सभी टुकड़ों को आप समेट रहे हैं। फिर इसके बाद उन सभी टुकड़ों का आप क्या करें, समेटने के बाद मूल्यांकन करें, आकलन करें कि मेरा बेस्ट है या फिर अच्छा है, अच्छा नहीं, या फिर बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका 1956 का हो गया। इसके बाद ये आपका है 2001 का कि हमने जो ज्ञान, हमने जो रट्टा मारा, रिमेम्बर किया, उसको हमने समझा, दैनिक जीवन में अप्लाई किया, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर उसका क्या किया, हमने जांच किया कि कौन सा बेस्ट तरीका है, और उसके बाद हमने उस बेस्ट तरीका को चूज किया और एक अच्छी चीज को क्रिएट कर दिया, निर्माण कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। तो अभी हमारा ये कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब डोमेन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे अफेक्टिव डोमेन और आपका साइकोमोटर डोमेन। उसके हम डोमेन सब डोमेन नहीं पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिर्फ हम देखेंगे कि अफेक्टिव डोमेन क्या है और साइकोमोटर डोमेन क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब इसमें दो और पक्ष जो बच गए थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका है ये एक है भावात्मक पक्ष जिसे हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, और एक है क्रियात्मक पक्ष जिसे हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। साइकोमोटर डोमेन ये किससे जुड़ा है, आपके हैंड से जुड़ा है, और ये भावात्मक पक्ष किससे जुड़ा है, आपके हार्ट से जुड़ा है, ठीक है। हार्ट यानी कि हृदय यानी कि दिल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन क्या है। तो देखिए यहाँ पर ब्लूम ने बताया कि लर्निंग हमारे इमोशन से जुड़ी है और इमोशन के बिना लर्निंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इमोशनल। देखिए अगर आप इमोशनल मतलब आपका दिल टूटा हुआ है तो क्या आपको पढ़ने में मन लगेगा। मान लेते हैं सपोज कीजिए कि आपका ब्रेकअप हो गया है, तो क्या आप चाहकर भी उस दिन पढ़ सकते हैं, नहीं। आप कुछ दिन टाइम लेते हैं, उसके बाद से आप अपने आप को ठीक करते हैं। जो लोग अपने आप को मैनेज कर लेते हैं फिर से वो सही राह पर चल देते हैं, जो लोग मैनेज नहीं कर पाते वो गलत रास्ते भी पकड़ लेते हैं। यानी कि इमोशन जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इमोशन आपकी लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। मैंने ऐसे देखिए ब्लूम ने बताया कि लर्निंग हमारे इमोशन से जुड़ी है, ठीक है। जो चीजें मान लेते हैं आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, पढ़ाने का, तो जब आपका मेरा इमोशन ही मतलब इमोशन पे ही कंट्रोल नहीं किया, आज हमको पढ़ने का मन नहीं, एकदम दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, तो आप नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आपका दिल कर रहा है कि ना आज कुछ भी हो जाए हम पढ़ाएंगे, नहीं आज कुछ भी हो जाए हम पढ़ेंगे, तो आपका इमोशन है अंदर से मतलब भावना है कि हमें पढ़ना है, तो ये क्या है आपको सीख सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि अफेक्टिव, जो अफेक्टिव वर्ड है किससे जुड़ा है, तो ये आपके इमोशन से जुड़ा है। इमोशन, और ये इमोशन हमारे दिल से जुड़ा है। आप क्या शरीर के किडनी से आप इमोशन, आपका इमोशन आता है, नहीं, आपके हृदय से आता है। आपको दर्द, तकलीफ, जो प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, ये सब कहाँ से आता है, आपके हृदय से आता है। जो भी भावना आएगी आपके दिल से आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे दिल से यानी कि हार्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें आता है किसी चीज को फील कर पाना। क्या आप किसी चीज को कहाँ से फील करते हैं, दिल से ही करते हैं। लोग कहते हैं ना कि अपने दिल से फील करके बताओ तुम क्या सोचते हो, यानी कि क्या है, ये दिल से फील कर पाता है। देखिए लर्निंग में इमोशन का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा क्या है कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। लर्निंग में आपके सीखने में इमोशन का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। बिना इमोशन के आप कुछ सीख नहीं सकते। अगर आपका इमोशनल जो है आप दिक्कत में है, आपका इमोशन मतलब थोड़ा ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, तो आप कोई नई चीजें नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका दिल से भावना, आपके दिल से मतलब इमोशन मतलब है कि हमें ये चीज सीखना है, तो आप उस चीज को जरूर सीखेंगे, ठीक है। यानी कि इमोशन बहुत ज्यादा लर्निंग में अपना हाथ है उसका, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि इसमें वे तरीके शामिल है जिससे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे कि तारीफ हुआ, उत्साह हुआ, प्रेरणा हुआ, ठीक है। यह है आपका भावनात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, जो जुड़ा है आपका दिल से, आपका हार्ट से, ठीक है।
इसके बिना तो भाई कुछ हो नहीं सकता है, तो लर्निंग कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए क्रियात्मक पक्ष जिसको हम क्या बोलते हैं, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर, मोटर की बात आ गई तो भाई मोटर क्या है, चलने वाला प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि मोटर वर्ड जुड़ा है मांसपेशियों से, ठीक है। हम कैसे चलेंगे, हमें थोड़ी मशीन से चलना है, तो जाहिर सी बात है हम अपनी मांसपेशियों से चलेंगे। तो जो मोटर वर्ड किससे जुड़ा है, आपके मांसपेशियों से जुड़ा है, आपके मसल्स के मूवमेंट से जुड़ा है, ठीक है। देखिए ब्लूम क्या मानते हैं, ब्लूम मानते हैं कि बॉडी की मूवमेंट भी सीखने के अंतर्गत आता है। जो हमारा बॉडी का मूवमेंट है, देखिए बचपन में बच्चा क्या होता है, ढिमलाते चलता है, लुढ़कते चलता है, इधर गिरेगा उधर गिरेगा। अब बड़े होने के बाद ऐसे ऐसे आप करने लगेंगे तो कहेगा कि भाई ये देखिए तो शराब पी के घुमट रहा है, बुलट रहा है, बॉडी पर कंट्रोल नहीं है इसका, जैसे मन से चल रहा है, लोग आपको पागल कहेंगे। तो यही क्या कह रहे हैं कि ब्लूम मानते हैं कि बॉडी का जो मूवमेंट है हमारा, वो भी सीखने के अंतर्गत आता है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमें अपने बॉडी पर कंट्रोल होते जाता है, ठीक है। देखिए बॉडी मूवमेंट का मतलब होता है कि अपने शरीर को हिलाना, जहां पर भी जैसी भी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जहां जहां पर आपको एकदम अटेंशन में खड़ा रहने के कह दिया तो वहां पर आप ऐसे हिलते रहेंगे, और जहां पर हिलने के लिए कह दिया वहां पर चुपचाप अटेंशन में खड़े रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, बॉडी मूवमेंट का मतलब है अपने शरीर को हिलाना, जहां पर भी और जैसी भी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए, आप अपनी मसल्स का यूज करके कोई एक्शन ले रहे हैं, और वो एक्शन किससे जुड़ा है, आपकी लर्निंग से, आपके सीखने से, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन, जो आपका बॉडी मूवमेंट है वो भी आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर बात करते हैं बॉडी मूवमेंट, जैसे कि मान लेते हैं आप डांस सीखने जा रहे हैं, तो आप जाकर क्या कहेंगे कि हमें डांस सीखना है, हमें मतलब अपने बॉडी पर, आप क्या करते हैं, शुरू शुरू आपको डांस का कोई नॉलेज नहीं, तो आप भाई थोड़ा बहुत ऐसे वैसे हिल लेते हैं, ठीक है। वो चीजें आपको सिंपल बॉडी मूवमेंट आता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप डांस की प्रैक्टिस करते जाते हैं, आपको सिखाया जाता है, तो आप कॉम्प्लेक्स चीजों को भी अब करना शुरू कर देते हैं। अपने बॉडी के मूवमेंट को इस तरह से करेंगे कि लोग देखकर अचंभित हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, मूवमेंट कैसा जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है, ठीक है। तो यही हो गया आपका क्रियात्मक पक्ष, जो आपके हैंड से जुड़ा है। हैंड भी तो भाई हमारे मसल्स का एक पार्ट है, तो ये क्या है, हैंड से जुड़ा है। और एक आपका अफेक्टिव डोमेन हार्ट से जुड़ा है, और कॉग्निटिव डोमेन किससे जुड़ा था आपका, हाँ ये आपका है, क्या बोलते हैं, हेड, हेड से जुड़ा था। तो अभी आपने देखा क्या पढ़ा, हेड वाला पढ़ा, इसके बाद आपने हार्ट पढ़ा, इसके बाद आपने हैंड पढ़ा। और ये तीनों चीजें जब एक साथ रहेगी तो आपकी लर्निंग काफी अच्छे से होगी। यही बातें ब्लूम टेक्सोनॉमी ने कहा है, ठीक है। ब्लूम ने कहा, यहाँ पर क्या था, ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी चीजों में ब्लूम का बहुत ज्यादा हाथ है, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम टेक्सोनॉमी हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर लगाते रहिए, ठीक है। और देखिए कल दिवाली है, तो दिवाली को सभी को मेरे तरफ से दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइएगा, बिल्कुल सेफ मनाइएगा, ठीक है, सेफ रहिएगा। आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।